हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैतन्या क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो लेसन्स को, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे 1000+ क्वेश्चंस सीडीपी के क्वेश्चंस की सीरीज़ को। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि एज ए टीचर व्हाट टेक्निक यू वुड फॉलो टू मोटिवेट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, यानी आप क्लासरूम में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। आप बच्चों के साथ बाय सेटिंग इंडक्शंस या आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, या एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाएंगे बच्चों का किसी भी एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पर जो है चारों ही एक्टिविटी बहुत सही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि ब्लैक बोर्ड ज़रूरी नहीं है, ब्लैक बोर्ड बोरिंग होता है, बट बिना ब्लैक बोर्ड के भी आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आता है क्लासरूम में जब आपको उनको लिख कर समझाना पड़ता है। तो ब्लैक बोर्ड भी बहुत ज़रूरी है, इलस्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है, यानी जब आप कुछ दिखाते हैं बच्चों को एक्टिविटी करके इलस्ट्रेशन करवाते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन भी उनका बहुत ज़रूरी है। तो चार ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आ गया, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर्स दैट इफेक्ट द लर्निंग, यानी इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो बच्चे की लर्निंग को इफेक्ट करता है। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बच्चे की जो इफ़ेक्ट करती है, या उसका लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, यानी उसका जो मोटिवेशन का लेवल है वो, या रेडीनेस और उसकी विल पावर, यानी वो कितना सीखना चाहता है ये ज़रूरी है, या ऑल ऑफ डीज। तो यहाँ पर भी जो है ऑल ऑफ डीज आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चे की विल पावर भी उतनी ही ज़रूरी है जितना ही उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन। उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फिजिकली और मेंटली हेल्थ ही नहीं होगा तो वो पढ़ेगा कैसे। साथ ही साथ उसको उसका मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेवल ऑफ एस्पिरेशन और मोटिवेशन। और वो रेडीनेस का मतलब और विल पावर का मतलब उसकी इच्छा शक्ति। रेडीनेस का मतलब होता है कि वो कितना मतलब मोटिवेटेड है, कितना वो सीखना चाहता है अंदर से, वो कितना उत्सुक है। ठीक है, तो चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। चारों ही ऑप्शन मतलब तीनों ही ऑप्शन जरूरी हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। अब एक वर्ड ध्यान रख लो, जहाँ पर भी कॉग्निशन या कॉग्निटिव वर्ड आ जाए वहाँ पर जो है आपका रिलेशन किससे होगा, आपका ब्रेन से होगा, ब्रेन से या इंटेलिजेंस से। ठीक है, जहाँ पर भी वर्ड आ जाए आपका कॉग्निशन या कॉग्निटिव, वहाँ पर आपका ब्रेन से रिलेटेड होगा या इंटेलिजेंस से रिलेटेड होगा। तो यही पूछ रहा है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि क्रिएटिव राइटिंग शुड बी एन एक्टिविटी प्लान फॉर। क्लासरूम में कोई भी एक्टिविटी करवाई जा रही है क्रिएटिव राइटिंग के नाम से, तो ये एक्टिविटी किसके लिए प्लान होनी चाहिए। सिर्फ उन बच्चों के लिए होनी चाहिए जो क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, या उन बच्चों के लिए होनी चाहिए जिनकी स्पेलिंग अच्छी है, मतलब जो सही लिखते हैं, या जो कोहेसिव सेंटेंस बना सकते हैं, यानी जो अच्छे से सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, अच्छे से सेंटेंस को खुद बना सकते हैं, या उन बच्चों के लिए करनी चाहिए जो न्यूज़पेपर लिखना चाहते हैं, या सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए। देखो, बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। काफ़ी बार ये क्लासरूम में डिस्कस मैं कर चुकी हूँ कि क्लासरूम में जब भी आप टीचर हो और आप पढ़ा रहे हो तो आपको भेदभाव नहीं करना है। क्रिएटिव राइटिंग है, अब ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे जो थोड़ा सा मतलब किसी सब्जेक्ट में वीक है तो वो यानी उसकी वो क्रिएटिव नहीं कर सकता, क्रिएटिविटी में वो पीछे हो सकता है, क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर सकता। तो ये हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर बच्चे के लिए कंडक्ट करवानी चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज़। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कौन से जो है बाहरी फैक्टर हैं, यानी जो बाहर से इफेक्ट करते हैं बच्चे के इंटरेस्ट पे। क्लासरूम में जब बच्चे का इंटरेस्ट है तो कौन से बाहर के फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन है इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। इमोशंस और जो सेंटिमेंट्स हैं ये हमारे अंदर से आते हैं, किसी भी बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के अंदर से आते हैं, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है पहली बात तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर गलत हो गया। कल्चर एंड ट्रेनिंग है जो इफ़ेक्ट करता है किसी बच्चे के इंटरेस्ट को, या फिर उसका एटीट्यूड है उस बच्चे का वो इफ़ेक्ट करता है, या गोल और मोटिव इफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि किसी भी बच्चे की जो लर्निंग है उसका इंटरेस्ट को जो है कौन करता है, गोल्स और मोटिव्स इफ़ेक्ट करते हैं, यानी वो बाहर से कितना उसको मोटिवेट किया गया है, या उसके गोल जो हैं कितने सही हैं, कितने क्लियर गोल हैं उसके, वो उसके इंटरेस्ट को
बढ़ाते हैं। यानी जब उसको ये पता होगा कि उसका क्या गोल है, वो कितना मोटिवेटेड है, उसको कितना मोटिवेट किया गया, तभी तो वो आगे उसका इंटरेस्ट बनेगा उसी चीज़ में। तो गोल और जो मोटिव्स हैं, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज़ नॉट डूइंग वेल इन द स्टडीज़। कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, वो स्टडीज़ में अब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ द एक्शन फॉर द टीचर। इस सिचुएशन में बच्चे को टीचर को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि वो उसको वेट करना चाहिए कि वो अच्छे से परफॉर्म करे, या उसको रीज़न को फाइंड आउट करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे के साथ। तीसरा कह रहा है कि उसको ग्रेस मार्क्स दे देनी चाहिए एग्जामिनेशन में और पास कर देना चाहिए, या फिर उसके पेरेंट्स आस्क हिम पेरेंट्स टू विदड्रॉ फ्रॉम स्कूल, या उसके पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि वो बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दे। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके की ग्रेस मार्क्स देना भी कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको स्कूल से निकालना भी कोई सोल्यूशन नहीं है, और वेट भी नहीं करना किसी टीचर को कि वो पता नहीं कब परफॉर्म करेगा। बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आपका वो टीचर को फाइंड आउट करना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चे के साथ, क्यों वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज। क्रिएटिव लर्नर क्या होता है, मतलब किस तरीके के होते हैं क्रिएटिव लर्नर। जो टैलेंटेड होते हैं ड्राइंग और पेंटिंग में, सिर्फ उन्हीं को ही क्रिएटिव बोलते हैं, या जो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं उनको क्रिएटिव बोलते हैं, या फिर जो कैपेबल होते हैं अलग अच्छे मार्क्स जो लाते हैं टेस्ट वगैरह में, वो क्रिएटिव होते हैं, या जो गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी जो अच्छे से प्रॉब्लम्स को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और उनकी थिंकिंग भी बहुत अच्छी होती है, उनको बोलते हैं क्रिएटिव लर्नर। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही है। क्रिएटिव का मतलब ये नहीं कि जो ड्राइंग्स वगैरह करते हैं या जो कुछ चीज़ें बना के आते हैं, नहीं नहीं, उन्हीं को ही क्रिएटिव है। क्रिएटिव का मतलब है जिनका थिंकिंग बहुत अच्छी है, थिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर लेते हैं, तो वो होते हैं क्रिएटिव लर्नर। ठीक है, यहाँ पर लर्नर का मतलब है यानी जो क्रिएटिव तरीके से सीख लेते हैं अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, हु वाज द पायनर ऑफ द क्लासिकल कंडीशनर। यानी क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी दी है वो किसने दी है। तो ये आपको याद रखने हैं, जितनी भी आपकी थ्योरीज हैं उनके आपको नाम भी याद होने चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। तो ये आपको बिल्कुल बाकायदा याद होने चाहिए। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी वो किसने दी थी, पैवलोव ने दी थी। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से जाने जाते हैं। इनकी पूरी थ्योरी है जिसमें इन्होंने रैट की हेल्प से जो है काफ़ी चीज़ें समझाई गई हैं और बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में बताया है। तो इसको हम डिटेल में थ्योरी में डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज़ सेड दैट टीचर शुड बी रिसोर्सफुल। यानी कहा जाता है कि टीचर को रिसोर्सफुल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि टीचर के पास अच्छा सारा पैसा होना चाहिए और प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि ही शुड हैव कॉन्टैक्ट विद हायर अथॉरिटी सो दैट ही मे बी हार्म्ड। यानी उसका मतलब जो बहुत लिंक होनी चाहिए हायर अथॉरिटी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ही शुड हैव एडुकेट नॉलेज सो दैट ही मे बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट। यानी उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वे बच्चे की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ये बिल्कुल सही है। टीचर का रिसोर्सफुल होने का मतलब ही ये नहीं, यही है कि जो टीचर है उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो बच्चे की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ना कि उसकी कोई गुड रेपुटेशन होनी चाहिए बच्चों के आगे या उसके पास पैसा होना चाहिए। इस चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चे की लर्निंग पे। तो जो है बस टीचर को नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स आर कंसीडर्ड एज प्राइमरी मोटिव्स। यानी जो सबसे पहले प्राइमरी मोटिव्स होते हैं वो इनमें से कौन से हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एजुकेशनल मोटिव, सोशल मोटिव्स, साइकोलॉजिकल मोटिव या फिजिशियोलॉजिकल मोटिव्स। ठीक है,
तो आपको देखना है कि प्राइमरी मोटिव्स जो हैं आपके वो क्या है, फिजिशियोलॉजिकल मोटिव्स, यानी वो जब फिज़िकल ही जब फिट नहीं होगा, फिज़िकली ही अपनी हेल्थ को लेके मोटिवेटेड नहीं होगा, तो आगे की बात तो हम बाद में करेंगे मेंटल डेवलपमेंट की और सोशल मोटिव्स की। तो सबसे पहला होता है फिजिशियोलॉजिकल मोटिव्स, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसी तरह हम अपने 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस न्यू वीडियोस की मिलती रहिए। और आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।